द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं रिबाहा इमरान। शी इज़ अ वेल नोन यूट्यूबर और ये 2019 से वीडियोस बना रही हैं और इस वक्त जो है लाहौर ही में एम फिल कर रही हैं जर्नलिज्म में। रिबाहा, ये तजुर्बा कैसा रहा और किन किन मराहल से अब गुजरी? क्या आसानियाँ थी, क्या मुश्किलात थी? सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू। अम, नो डाउट आपके जर्नलिज़्म जब मैं आपका देखती हूँ, आपका यूट्यूब चैनल तो उससे मैं बहुत कुछ लर्न करती हूँ। और जब मैं फ़ील्ड में आई थी तो मैं बहुत सारे मतलब मेरे से बड़े यानी कि जैसे आप हैं, उनको फ़ॉलो किया करती थी और मैं कहती थी कितना अच्छा बोलते हैं और काश मैं भी इस तरह बोल सकूँ और इस तरह अपनी आगे बुनियाद बना सकूँ। तो सर मैं बीएस जब कर रही थी तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। बहुत सारी हर्डल्स भी पेश आई मुझे इन 5 सालों में, 5 से 6 सालों में और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस मुझे लर्न करवाने के लिए ही थे, मुझे ग्रो करवाने के लिए थे, मुझे मैच्योर करवाने के लिए थे। और मैंने बहुत सारी यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी कि इस फ़ील्ड में आने के बाद उस तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हों। मैंने आगाज़ किया अपने यूनिवर्सिटी से, मैंने ऐसे ही कैजुअली मैं ना बेसिकली मुझे बहुत शौक था कि मैं जर्नलिज़्म में आगे परस्यू करूँ, एंकर बनूँ, रिपोर्टर बनूँ, मुझे पता चले जर्नलिज़्म आखिर है क्या? तो मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटी में ही ना जब मेरी क्लासेस फ्री होती थी 2-2 घंटे 3-3 घंटे का ब्रेक होता था मैं उधर जाके प्रैक्टिस किया करती थी। मेरी यूनिवर्सिटी का खुद का चैनल था। तो मुझे वहाँ से शौक पहले जब मैं ऑन एयर हुई तो मुझे बिल्कुल ही यानी कि वो एक मॉक रिकॉर्ड होता है तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी। और ऐसे जैसे मुझे ज़बरदस्ती किसी ने 2 चपेड़े मार के बिठा दिया कि भई चलो करो काम। तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मेरी प्रैक्टिस मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती थी शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और फिर मेरा 1 साल प्रैक्टिस के बाद मैं वहाँ पर इंडोर प्रोग्राम में आना शुरू हो गई और उन्होंने मेरी जॉब लगा दी। वहाँ पे किसी स्टूडेंट की जॉब नहीं लगती थी लेकिन उन्होंने मेरी वहाँ पर इंटर्नशिप टाइप जो है वो पेड इंटर्नशिप करवा दी। तो मेरा काम उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सर मैंने वहाँ से किया कंटिन्यू और साल मैंने वहाँ पर जॉब की। उसके बाद जो है वो इंटर्नशिप की उर्दू पॉइंट और डेली पाकिस्तान में एज़ अ रिपोर्टर। तब मैं फ़नी कंटेंट किया करती थी और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। जब मैं अपने सराउंडिंग में लोगों को देखती थी तो मैं कहती थी कि ये कितना अच्छा से मतलब काम कर रहे हैं, कितना अच्छा वे है मतलब मुझे मुझे भी इस तरह करना चाहिए। फिर मैंने 3 से 4 मंथ्स किया, फिर मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन डेली पाकिस्तान में की और मतलब वो मेरा नया एक्सपोज़र था। एक फ़नी कंटेंट से एक बार एक तरह से बिल्कुल सीरियस का मतलब वहाँ पे शिफ्ट लगाना, तो मतलब वो बहुत अच्छा था। फिर मैंने कहा कि मैं इंडोर वाला भी करना चाहती हूँ, फिर मैंने एक और जगह इंटर्नशिप की जो कि एक मतलब नेशनल चैनल था, वहाँ पे ऑन एयर भी हुई मैं। कुछ अर्सा किया लेकिन फिर मेरे लास्ट सेमेस्टर था तो मुझे ऑफ करना पड़ा। लेकिन उसी दौरान में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। वैसे ही मैंने कैजुअली व्लॉग के लिए बनाया तो सर मेरी 4th वीडियो मतलब वो मैंने यूनिवर्सिटी में ही रिकॉर्ड की थी, जो कि वायरल हो गई। उसमें 1 लाख व्यूज़ आए और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उसका जो टाइटल था व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडिया। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ पॉज़िटिव किया जाए, क्यों ना मतलब ऐसा काम किया जाए जिससे मतलब जो बहुत ज़्यादा हटकर हो, बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत ज़्यादा सीखने को लोगों को मिले और हमारी सोसाइटी में जो लोगों का माइंडसेट है वो फ़नी कंटेंट को ज़्यादा पसंद किया जाता था। फ़नी के बाद उनके जो एक माइंडसेट है ना वो वल्गर कंटेंट को ज़्यादा पसंद करते थे। जो मैंने सर आप भी बेहतर जानते हैं कि वो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इन्फॉर्मेटिव काम किया जाए और पहले मुझे लगता था सर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाकिस्तान में नहीं चल सकता। पाकिस्तानी लोग इसको नहीं देखना चाहते। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी और मुझे ऑलमोस्ट जो वो मेरी वीडियो शायद मेरी किस्मत में था वो वायरल हो गई। उसके बाद भी सर मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और तब कोविड आ गया तो फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी। जैसे मेरी डिग्री वो सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि लेकिन मैं उस दौरानिए में घर में बैठकर जब मेरी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो मैं घर बैठकर भी रिएक्शन करती होती थी। लेकिन मुझे ना तब इतना कोई वो नहीं पता था, एडिटिंग का नहीं पता था, किस तरह कैमरा करना है।
क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके टाइटल्स कौन से सही लगेंगे। तो वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई कॉन्वोकेशन के बाद, तो सर मैंने 1-2 चैनल्स पर ना जॉब करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ना मैं मतलब मुझे बिल्कुल वो समझ नहीं आई जॉब, और मुझे लगा कि वो माहौल मेरे मुताबिक नहीं है। अभी वो स्टार्ट ही हुआ था चैनल, तो मैंने वहाँ पे जॉब की, तो वो पहले उन्होंने सैलरी का कुछ और बताया, और सारा कुछ ना वो बड़ा मेस क्रिएट हो गया। मैंने 10 दिन देखा और उसके बाद मैंने उसको क्विट कर दिया। उसके बाद सर मैंने अपने चैनल को रोड शो शुरू किया। सर स्टार्ट में मैं रोड शोज़ करने के लिए अकेली जाती थी। मेरा भाई मेरे साथ होता था तब। तो मैंने ना वैसे ही रोड शोज़ करने हम लिबर्टी में जाके करते थे, मैं और मेरा भाई। कभी हमने मैं फूड की भी मतलब व्लॉगिंग करती थी। फिर मैंने अपना एक व्लॉग वाला चैनल भी बनाया कि मैं मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकूँ। लेकिन फिर उसके बाद सर मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो मेरे पेरेंट्स भी तब मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे, तो वो मुझे लेके जाते थे बाइक पर, मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी। वो वहाँ साइड पे बेचारे वहाँ पे बैठे रहते थे कि मुझे देखते थे कि तुम सेफली काम कर रही हो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक हो गई, मेरा डिग्री भी कंप्लीट हो गई। मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर रोड पे खड़े होकर प्रोग्राम्स मैंने अकेली को करना करना पहले शुरू में मेरा क्लास फेलो मेरे साथ काम करवाता था, लेकिन चूँकि उसकी जॉब लग गई फिर वो भी चले गए। लेकिन फिर ये है कि उसके बाद मैंने खुद ही कंटिन्यू सारा किया। सर कैमरामैन भी मैं खुद ही थी, एडिटिंग भी मैं सारी खुद ही करती थी, और मतलब स्क्रिप्ट भी मैंने खुद ही लिखना, और सारा रोड पे खड़े होकर। इवन समहाउ सर ऐसा भी होता था कि कोई अगर एक खबर आई है ना, तो मैंने बाहर जाके रोड पे जाकर काम करना ना, वहीं पे बैठकर सर साइड पर एक चेयर या कोई पत्थर के ऊपर बैठकर मैंने वहीं पर इस मोबाइल के साथ सर एडिटिंग करती थी, और इसी के साथ उसी टाइम रोड पे अपलोड करके थंबनेल बनाकर। थंबनेल वैसे मैं घर से बनाकर लेके गई होती थी, क्योंकि मुझे पता था खबर ये है, वो मैं साथ अटैच करती थी, उसको ऑन एयर करके, और तो अगला प्रोग्राम वहीं पे बैठकर मैंने रिकॉर्ड करके घर जाना सर। तो सर मैं इसी ओके। तरह में मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मैं मतलब 21 में सर मुझे 1 साल लगा जब मेरा चैनल ऑन ट्रैक आ गया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इंडियन व्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा थे, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो मुझे इनकरेज करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो सर जब 2022 आया, मेरा चैनल जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इंडियन टीवी चैनल्स पर मेरे प्रोग्राम्स वहाँ पर लगाए जाते थे। तो मतलब मुझे बड़ा था, तब मैं इतने कोई इंटेलेक्चुअल लोगों का इंटरव्यूज़ नहीं करती थी। सर 2022 में ना मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का सामना हुआ। मैंने एक वीडियो बना दी कि क्या पाकिस्तानी लड़कियाँ इंडियन लड़कों के साथ शादी करेंगी? तो वो आपको पता है मेरी ऑडियंस उस तरह की थी, वह एंटरटेनमेंट के तौर पे। अब मुझे उसका पता नहीं था कि वो किस तरह वीडियो निकलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसका क्या फीडबैक आएगा। मैं मतलब बिल्कुल एक मतलब चाइल्डिश जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उस हिसाब से चाइल्डिश वे में जाकर वो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लगा दिया। और उसमें मेरा अपना कोई ओपिनियन भी नहीं था। उस पर मुझे इतना क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा, ऑल्दो वो जो जिन लोगों ने मुझे फँसाया, वो भी यही कंटेंट वगैरह में ही शामिल थे। लोगों को मेरे खिलाफ किया। सर जिस दिन मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई, उस दौरानिये में बहुत सारे लोग यानी कि वहाँ पर मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे, रोक-रोक के मुझे कहते थे कि आप ये तो हिंदू करती है लड़कियों को पे डॉलर्स देकर। और मैं अकेली कैमरामैन चूँकि थी, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। और ये कहते थे मैं मेरा काम करना वहाँ पर रोड पर मुश्किल कर दिया, क्योंकि मैं लिबर्टी जाती थी। आपने वो प्रोग्राम देखा ही होगा जो मेरे खिलाफ बना सर। तो वो ना बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज़्म का सामना, कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि सर मैंने क्या करूँ कि ये लोग जिस तरह मुझे हैरेस कर रहे थे। सर हैरेस ही हो गया ना कि आप लोगों को रोक जो मुझे इंटरव्यू देने के लिए जिनको मैं रोक रही थी, और मतलब मेरे इख्तियार मतलब वो कमज़ोर लड़की समझ रहे थे ना कि एक लड़की क्या ही कर सकती है, उसकी क्या ही बाउंड्रीज़, और वो लड़की जो किसी से बात नहीं करती, उनको सिर्फ़ ये नहीं एक मतलब बर्दाश्त हो रहा था कि ये सोशल मीडिया पे अकेले आकर इतना सारा काम, यानी कि सर मैं हफ़्ते में 2 दिन जाती थी और 1 दिन में 5 वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी। 2 यानी कि 2 दिन का मेरा होता था ना कि 2 दिन में मैं पूरे हफ्ते का डाटा रिकॉर्ड कर आती थी, और डेली की मेरी ये होती थी कि 2 वीडियोज़ रोड शो आना ही आना है। तो सर उनको ये चीज़ बड़ी वो थी कि ये अकेली आती है, इसने कोई कैमरामैन भी नहीं रखा हुआ, ना किसी से बातचीत करती है, आती है, अपना काम करती है और घर निकल जाती है। और मतलब मेरे को होता था कि मैं 3 घंटे में 5 वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर लेती थी। लेकिन सर वो अनफॉर्च्युनेटली वो वाक़या मेरी किस्मत में भी लिखा हुआ था। उन लोगों ने ना रोक-रोक के लोगों को कह रहे थे। अब मैं उस दौरानी में इतनी डर गई कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा ने मुझे कहा भी कि बेटा घर आ जाओ, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर ये आज मैं काम नहीं करूँगी तो फिर ये तो कल को भी मुझे काम नहीं करने देंगे। मैंने भाई को फ़ोन किया, हालाँकि भाई ने मुझे छोड़ा था। तो वो करीब ही था, तो मैंने उससे कहा कि आ जाओ, मुझे ना तंग कर रहे हैं यहाँ पर।
वो आए, उन्होंने जो मतलब जिनसे मेरा प्रोग्राम करवाया, वो सारा कुछ प्री प्लान था, बहुत अरसे से पहले भी इस तरह की खबरें चल रही थी कि इस तरह करना है। तो सर उन्होंने सारा कुछ ये सारा वाक़या पहले कहते थे कि जो ये वाक़या मेरे साथ करवाया ना, ये पहले सुहेब के साथ करवाना चाहते थे, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। अब वो तो काबू नहीं आए क्योंकि वो एक जगह पे खड़े होके प्रोग्राम नहीं करता। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को जो है उसको परस्यू करता है, तो मैं तो अकेली थी, मैं कहाँ पे कहाँ जाती सर अकेली। तो हम्म, मैंने ना ख़ैर भाई आ गया, अभी हम उनसे बात करने लगे हैं जो हमें वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम थी हम उनको बात करें कि क्या प्रॉब्लम है आखिर। सर उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोग्राम, मेरे भाई ने कहा कि तुमने बात नहीं करनी क्या उसके साथ। तो सर उन्होंने मुझे इतना हरास किया, अब आपने वो देखा होगा वो सारा जो मतलब वो इतने लोग वहाँ पे शामिल हो गए, और ना भाई ने कहा कि तुम जाओ। अब वो मैं 2 और साल से सर वहाँ पे काम कर रही थी, कि जो सराउंडिंग में जितने भी दुकानदार थे वो मुझे जानते थे। तो वो ज्वेलर्स वाले अंकल उन्होंने कहा कि बेटा आप इधर आ जाओ, आप अंदर आओ, आप यहाँ पे बैठो, और ना ये आपको तंग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तक ये मामला सॉल्व होता है ना, तो आप फिर मैं आपको ना ऑटो में बिठा देता हूँ। तो सर मैं निकल गई, लेकिन अगले दिन उन्होंने क्या-क्या मेरे बारे में कि मैं लड़कियों को डॉलर्स दे के हिंदू करती हूँ, इस तरह की वाक़यात, और सर वो वाक़ये ने ना मेरी लाइफ़ बदल के रख दी लिटरली। कौन लोग थे ये, किसी टीवी सर चैनल मैं के यहाँ लिए पे काम किस कर? जी। नहीं, नहीं सर, मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि वो जो भी थे सबको ही पता है कि कौन लोग थे, क्या करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे। ख़ैर सर 3 साल गुज़र गए उस वाक़ये को, और उसने ना मेरी लाइफ़ को ना बहुत ज़्यादा मुश्किलों मुश्किलों में ही हो गया सर, मैं 3 साल सोशलाइज़ नहीं रही। 2024 में एमफ़िल में एडमिशन लेने का मतलब यही था कि मैं बाहर निकलूँ घर से, और उसी दौरानिए में सर 2022 में जब सारा वाक़या हुआ ना, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ घर बैठकर? मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, मैं बहुत सवेर बीमार हो गई थी। तो मेरे फ़ादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर, और वो मतलब उन्होंने मुझे, यानी कि ये जो मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ ना सर, जिस दुरानी में बीमार होगी, वो स्पेशली मेरे लिए जाकर टेबल चेयर लेकर आए और माइक लेकर आए कि मैं बैठकर काम करूँ, और मैं इतनी सवेर बीमार थी कि मुझसे यहाँ चेयर पे बैठा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। सर मुझे अच्छे से याद है कि मुझे ना ड्रिप लगी हुई थी, मुझे ना बेसिकली डेंगू हो गया था, और डेंगू भी बहुत सवेर हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा बुरा, कि मेरे वो एलर्जिक हो गई, वो सारा खून मेरा सिमटा था, अंदर से सारा कुछ नज़र आता था, खून निकल-निकल के, पता नहीं अजीब-सी एलर्जिक हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, टेंशन में आके या डिप्रेशन में आके। सर वो बड़ा प्रेशर था, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको वहाँ पर तरह ये रिलिजन को लेकर बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह के मामलात। ख़ैर सर वो वक़्त बहुत मुश्किल था। मुझे याद है कि मैं जब ड्रिप लगी हुई थी, तो मेरे फ़ादर ने वो बाहर बैठे हुए थे, मैं अंदर यहाँ पे मतलब क्लिनिक पे थी, उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई हुई थी, तो वो बाहर बैठ के पापा वेट कर रहे थे कि जब इसकी ड्रिप कंप्लीट होगी, तो मैं अब मैं लेटी हुई हूँ, तो मेरे फ़ादर खुशी से भागे-भागे आ रहे हैं मेरी तरफ, और मुझे कहते हैं, "देखो, देखो तुम्हारी वीडियो तुमने एक अपलोड की ना, देखो मैं तुम्हें कहता था ना, तुम देखना सबसे अच्छा करके दिखाओगी, तो तुम्हारी वीडियो ना 60,000 पे चली गई है वो वीडियो।" तो हम्म, मतलब सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, तो उन्होंने मुझे उस दिन मतलब बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जिस तरह मुझे एनकरेज किया, नहीं तो इस जिस सिचुएशन में होते हैं, वहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल भी हो जाते हैं सर। वहाँ पर लोग आपको मतलब ऑन नहीं करते, लेकिन मेरे फादर वो सब जानते थे, मुझे जिस तरह धमकियाँ दी जाती थी, मुझे जिस तरह हम्म, मतलब जिस तरह मेरे साथ किया था सर, इवन कि मेरा चैनल तक हैक करने की कोशिश की गई। वो और मुझे चीज़ों का नहीं समझ आता था। तो मैंने फिर यूट्यूब से बात की, उन्होंने मेरे अकाउंट को सिक्योर किया। सिक्योर करने के साथ फिर जो मुझे यूट्यूब की तरफ से, सर आपको पता ही होगा, नो रिप्लाई यूट्यूब की तरफ से मेल आती है। जो मैं कंटेंट घर रहकर बनाती थी ना, हालाँकि वो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट नहीं था। हिम्मत करके मैं आती थी कि मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। और सर मैंने वो जब मैं वो क्लिप्स डालती थी ना, तो उस पे अच्छे खासे 10,000 व्यूज़ आ जाते थे, 12,000 15,000 व्यूज़ पे चली जाती थी, कोई 30,000 पे भी चली जाती थी। तो वो उसपे ना मुझे ना मेल्स आती थी कि आपकी ये वीडियो इस तरह है, वो फेक मेल्स होती थी सर, और वो ऐसा लगता था कि यूट्यूब ने आपको मेल किया है कि आपका चैनल जो है हम वो मतलब बिल्कुल डिमोनेटाइज़ कर देंगे, और इस तरह की बातें। तो सर मतलब मैंने फिर यूट्यूब से बात की, और मुझे बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि सर मेरी सारी जमा पूँजी मेरा चैनल था। यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस चैनल पर सर, इवन के फुल गर्मियों में
हम्म। जब लोग शाम को वीडियो करने के लिए निकलते थे, हमारे यहाँ फास्ट होता है सर, मैं फास्ट रख के फुल गर्मी में, इवन बारिश में भी सर, मैंने फुल मेहनत की है। शैडो के नीचे अपना ट्राइपॉड रखकर, और खुद चाहे मैं बारिश में खड़ी होती थी, लेकिन मैंने प्रोग्राम ज़रूर रिकॉर्ड करके घर आना है। रोड शो ज़रूर करने हैं मैंने। मैंने जो जिस काम के लिए निकल आई हूँ ना, तो सर मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स का मुझे सामना करना पड़ा वो, और कुछ बस ये था कि मुझे ऐसा लगता था सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स ही और मेरा भाई ही मेरे साथ है, उसके अलावा दुनिया का हर बंदा दुश्मन ही हो गया है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरे फ़ादर ने, जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, 1 डेढ़ साल गुज़रा, मैं घर रह के काम करती रही हूँ सर। वो सारी मुश्किलात को झेलते हुए, उससे लर्न करते हुए कि किस तरह चीज़ों को करना चाहिए, किस तरह लोगों की पहचान करनी चाहिए। समहाउ हम्म। सर अभी भी हम लर्न ही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं कि लोग किस तरह हैं, किस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, कौन आपका अपना है, कौन बुरा है, मतलब कौन पराया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं जब आप पर बुरा वक़्त आया होता है। तो सर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फिर 24 में मेरे फ़ादर ने मुझे बड़ा एनकरेज किया, और मेरी फ्रेंड्स ने बड़ा मुझे एनकरेज किया कि तुम एमफ़िल में एडमिशन लो। सर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियसली सर मुझे सारे जानते थे वहाँ पर, जब वो वीडियो का वाक़या वो 25 मिलियन पे चली गई, जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई थी, 25 मिलियन सर। हम्म। और उस पर मेरे टीचर्स तो मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालाँकि मुझे था कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे इस बात पर, लेकिन सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और चूँकि मैं रोड्स पे काम करती थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो सभी जानते थे कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स करती हूँ। तो सर यानी कि इन शॉर्ट मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा, उससे मैंने लर्न भी किया, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, एमफ़िल मेरा कंप्लीट होने वाला है, बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, थीसिस चल रहा है, और उसमें ये है कि मैं अच्छा, करके फिर पीएचडी करूँगी। दैट्स वेरी गुड एंड गुड लक विद योर एकेडमिक एम्बिशंस। अच्छा, एक तो ये है कि क्या यूट्यूब से आपने कंप्लेंट की इन लोगों की कि ये इस तरह का मटेरियल आपके खिलाफ बना रहे हैं, हेटफुल मटेरियल, और आपको हरासा भी कर रहे हैं, और मतलब ये कंप्लेंट की है आपने यूट्यूब से? ब्रीफली बताइएगा। सर मैंने यूट्यूब को, मुझे ना उन्होंने पार्टनर, आपको पता है एक यूट्यूब का पार्टनरशिप वो अप्लाई होता है। जब मैंने 3 महीने डर डर के, सर ये डर के ही था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी एक्सट्रीम सोसाइटी में कोई भी कुछ कर सकता था। रिलीजन मैटर आपको पता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो 3 महीने मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की। 3 महीने बाद मैंने काम जब शुरू किया सर, तो उसपे भी काफ़ी सर हमने घर चेंज किया, बड़ा उसमें भी 3 महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी मेरे लिए और मेरे घरवालों के लिए। और तो वो और फिर उसका और फिर आपके फादर बीमार हो गए थे, तो उनका इलाज करवाने में भी आपने काफी सपोर्ट किया फैमिली को। हाँ जी सर, उस दौरान वो तो बहुत मुश्किल टाइम था। 2023 में फर्स्ट डायलिसिस था मेरे फादर के। तो मैंने सोचा भी नहीं था सर कि उनकी एकदम से ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था सर। उस दौरान ही में 23 में ना वो बहुत ज़्यादा सवेर बीमार हो गए थे। अब तो मैं कहती हूँ कि वो जब ये इनको सर ये 3 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ। और 2 से 3 वीक्स मैं अकेली उनको लेकर हॉस्पिटल में थी। मेरा भाई आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, उसको आते-आते भी 3 दिन लग जाने थे। और जब मैंने रिपोर्ट्स देखी और वो आधी रात का टाइम था सर, रात के 3 बजे मुझे पता चला कि मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, वो बहुत सिवियर, अभी भी उनकी कंडीशन ख़राब है। तो मैं कार्डियोलॉजी लेके गई, लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास नेफ्रो की वार्ड नहीं है। हम पूरी रात उन्होंने बिठाई रखा, पेन किलर दे दी, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने कहा कि आप शेख ज़ायद ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर सर मैं सुबह इन लोगों को, बाबा को ना शेखज़ाद ले आई, और वहाँ पर फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा हुआ, मतलब सही 2 हफ्तों में। बहुत मुश्किल था, लेकिन ये है कि वो टाइम गुज़र ही गया सर। और उसके बाद मैं अब समझती हूँ कि 2023 में डायलिसिस शुरू करवाने के तक, और सर्दियों में वो हर टाइम सोए रहते थे। इतनी वीकनेस थी उनको। मतलब वो सारा मैं देख लूँ और मुझे अब लगता है कि वो थोड़े बहुत बेहतर हैं। या शायद सर हमें आदत हो गई है उनकी हम्म। डायलिसिस करवाने की, या हम उनकी जो एक नेचर है या उनकी तबीयत है वो समझ चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको थोड़ी-सी ऊपर वाले ने सेहत दे दी है, और बहुत सारे लोगों ने, मैं स्पेशली उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली है सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। मतलब मुझे हिम्मत, हौसला जो था ना, मैं आती थी सर हॉस्पिटल से आकर सुबह के टाइम 6 बजे एक वीडियो रिकॉर्ड करके, उसको हॉस्पिटल में बैठ के बाबा के सामने साथ बैठकर उनका मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा होता था, मैं तब भी वीडियो, तब भी मैंने अपना काम नहीं रोका, काम मैं जो है कंटिन्यूअसली कर रही थी।
ओके। तो सर वो अच्छा। इतने बीमार भी थे, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि तुम बेटा एडमिशन लो, अपनी लाइफ को चेंज करो। मतलब कोई भी नहीं करता सर, जितना उन्होंने मेरे लिए सोचा। अगर आज मैं इस मकाम पे हूँ, तो उनकी वजह से हूँ सर। हम्म। अच्छा, एक आपने एमफिल की बात की, आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे थीसिस करना चाह रही थी, तो उस पे यूनिवर्सिटी के जो मुतलका लोग थे, एकेडमिक्स थे, वो इनकरेज नहीं कर रहे थे इसको कि ये मुश्किल टॉपिक है। बहरहाल, क्योंकि हमारे यहाँ एक इशू भी है ना एकेडमिक फ्रीडम का। अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था ब्लैक होल में, उसमें डॉक्टर फरीद पंजवानी जो हैं, वो आगा खान के साथ काम करते हैं कराची में। तो वो यही कह रहे थे कि हम एकेडमिक फ्रीडम को तरसते हैं। तो एक एकेडमिक फ्रीडम का भी एक इशू है हमारे यहाँ, कि आप जो है थीसिस जिस तरह का लिखना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो एकेडमिक जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है कि यार इस तरह से ना बच्चा जो है मुश्किल में ना पड़ जाए कहीं। क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जी जिन्ना साहब पे पीएचडी का थीसिस नहीं हो सकता पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। असल मसला ये आता है कि जब आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, अगर आप तारीफ़ें करें तो कोई मसला नहीं है, बहुत से लोगों ने इस तरह से जिन्ना साहब पे पीएचडी का थीसिस किया है। लेकिन अगर आप तनकीद भी करें और तारीफ़ भी करें, क्योंकि पीएचडी का तो मतलब यही होता है ना कि आप दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, या तीनों 3 एस्पेक्ट्स हैं, तो तीनों को आप उसको कवर करते हैं। तो बिल्कुल। वो जो फ्रीडम है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी लिमिटेड है। तो आपको भी ये तजर्बा हुआ, तो फिर आपने डीप फेक का मौजू चुना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की आपको इजाज़त नहीं मिली। हाँ जी सर, आपको पता है एकेडमिक जो एक एनवायरनमेंट होता है, उनके कुछ रूल्स, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो कि एक पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग वो एक चला रहे होते हैं। और उनके इख्तियारात में भी सर कुछ नहीं होता, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस, जो चीज़ें उनको मिलती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो सर ख़ैर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मैं मतलब 1 साल लगा मुझे अपना थीसिस का जो प्रपोज़ल है उसको अप्रूव करवाते हुए। मैंने 4 से 5 सेट जो है उसके वो लिखे क्वेश्चनेयर्स और सारा कुछ बनाया, प्रपोज़ल बनाया, जो कि मतलब पहला भी रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडो क्योंकि वो अमेंडमेंट करते हैं ना। पहले मैंने कहा कि मैंने ये अपना प्रपोज़ल उनको बताया, मैं अपनी मैम के साथ डिस्कस किया। तो उन्होंने मैं करती रही काम उस पर, काफ़ी मैंने उस पे ना लिख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख ली और सारा कुछ मतलब थोड़ा बहुत लिखा। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद कह दिया, कुछ वीक्स के बाद, कि इस पे तो बहुत बहुत रिसर्च है, और हम आपके पास टाइम लिमिटेड होगा पीएचडी का, एमफिल का। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन पीएचडी में कर लेना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आप अगर इसको तब कंटिन्यू करोगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है पीएचडी 4 सालों की, 3 साढ़े 3 4 सालों की होती है। तो और एमफिल जो है वो 2 इयर्स का होता है। तो उन्होंने यही कहा कि आप ना इसको पीएचडी में कर लेना, इसको कंटिन्यू, अभी आप कोई और टॉपिक देख लो। फिर सर मैंने उसके बाद भी मैंने कुछ और टॉपिक्स निकाले, मीडिया लिटरेसी के हवाले से निकाला, लेकिन उस पे भी उन्होंने कहा कि ये नहीं, आप कुछ और भी इसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं। तो फिर मैंने उसको डीप फेक के साथ कनेक्ट किया। डीप फेक के हवाले से फिर मैंने लोगों का जो है वो ओपिनियन जाना, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर, पाकिस्तान में तो बहुत लिमिटेड इसकी एक रिसर्च है डीप फेक से रिलेटेड, जो कि उस पर होनी चाहिए। क्योंकि सर यहाँ पे तो रोटी कपड़े मकान और के लाले सबको पड़े हुए हैं, कौन डीप फेक की तरफ आता है। हाँ, जो कि सर जैसे आप हैं, या आप जैसे लोग और भी होंगे, जो कि समझते हैं कि डीप फेक आखिर है क्या, खबर को आखिर कैसे क्रॉस चेक किया जाता है। अगर हम किसी खबर को देख रहे हैं, या किसी एक फोटो को देख रहे हैं, या किसी एक फैब्रिकेटेड चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन यही अगर एक पिक्चर जो है वो एक किसी भी वो कहते हैं ना सब्जी वाले को दिखा दी जाए, तो वो तो उस पर ट्रस्ट कर लेगा। सर सेम एग्जांपल मेरी, जो मेरे खिलाफ वीडियो बनी, जो मुझे जानते थे, वो तो मुझे ये कहते थे कि ये ऐसी लड़की नहीं है, या इसके पीछे जो है वो सारा वो समझते थे। लेकिन जो स्ट्रेंजर्स थे, जो उस वीडियो से गुज़रते थे, वो तो गालियाँ ही देंगे ना सर। एक सब्ज़ी वाले को क्या पता हो कि इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। तो वो तो अपने अकॉर्डिंगली जज करेंगे ना, वो तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, उनको तालीम की कमी है।
तो ये सेम अप्लाई, मतलब वो सारी चीज़ें मतलब मैंने देखी कि डीप फेक तो यही है ना, कि डीप फेक में बनाई गई उनको वीडियोज़ क्या है, फैब्रिकेटेड कंटेंट क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे। सर यहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी की कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर खतीजा नाम है आई थिंक सो। वो इस पर रिसर्च करी है, लेकिन सर बहुत लिमिटेड रिसर्च है इस पर डीप फेक पे। तो मुझे लगा है मुझे इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना पार्ट। हम्म। तो इसलिए अच्छा, मैंने मैं इस पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आपके खिलाफ वो जो हेटफुल वीडियो बनाई गई, उसकी कंप्लेंट यूट्यूब से की थी, उनका क्या जवाब था? सर मैंने बताया ना कि वो पार्टनरशिप का एक था, तो मैंने उनसे उन्होंने कॉल की, एक सेशंस होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे मेरे साथ यहाँ पर इस तरह हुआ तो आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने दोबारा वीडियोस बनानी शुरू की 3 महीने बाद, और उस पर जो है वो आप लोगों ने ना मुझे मेरी वीडियोस या मेरा चैनल जो है रिकमेंडेशन से निकाल दी। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। उन्होंने मेरे चैनल की जो है वो एक ऑन कर दी थी। सुपर चैट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं हम्म। होता, किस रेयरली हम्म। यूट्यूबर्स होते हैं जिनके ऑप्शन होता है। तो उससे मुझे हम्म। काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया यूट्यूब वालों ने, और उन्होंने मेरे वीडियोज़ को रिकमेंडेशंस में दोबारा से ले आए थे। तो मेरा उसके बाद सिस्टम अच्छा हो गया था सर। सुपर चैट का ऑप्शन ऑन कर दिया, जो कि रेयरली होता है। तो ये सेशंस तो वो तो आपको वो तो जब आप लाइव शो करते हैं फिर ही होता है ना वो सुपर सर चैट। वैसे भी हो जाता है सुपर चैट का ऑप्शन। हम्म। हाँ जी। तो वैसे क्या भी होता अगर है आपको उसमें? उसमें सुपर चैट में सर ये है कि आपको कोई सुपर चैट यानी कि आपको कोई पैसे गिफ्ट कर सकता है। कोई इस हम्म। तरह के यानी कि मतलब आपको मतलब रेवेन्यू, और इसमें ये होता है कि मेरे ख्याल से 45% यूट्यूब का होता है, और बाकी का जो है वो हमारा होता है। इस तरह की कोई परसेंटेज भी होती है जो पैसे मतलब आप जो आते हैं। मतलब जो यूट्यूब का रेवेन्यू है, फर्ज करें आपका वो $1000 है और किसी ने आपको $200 भिजवाए सुपर चैट में, तो वो हाँ जी, उसी सर वैसे रेवेन्यू का इतना हिस्सा कोई भी बन नहीं जाएंगे। करता। सर हाँ, वो मतलब आप हमारी हाँ। कमाई का हिस्सा बन जाएँगे। लेकिन उसमें $200 में ये है कि 45% यूट्यूब का हम्म। होगा, बाकी हमारा होगा। ओके। ये है। हाँ जी। सही। तो कुछ सुपर चैट से कुछ रेवेन्यू हुआ आपको क्या? सर मुझे इतना ख़ास वैसे नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मेरी वीडियोज़ रिकमेंडेशंस में व्यूज़ मेरे अच्छे हो गए थे। रिकमेंडेशंस में चैनल जाने लग गया था। ये ठीक। हुआ था। अच्छा, आपने जो पहली वीडियो बनाई जो पॉपुलर हुई, वायरल हुई, कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, उसमें हुँ। क्या था? क्या लोगों के तासुरात सामने आए थे? एनीथिंग रिवीलिंग, कोई आपके लिए सरप्राइजिंग थी चीज़ उसमें? हाँ जी सर, मतलब मुझे था कि कोई इस पे बात करना। जब मैं स्टार्ट किया प्रोग्राम, यानी कि मैं गुजर रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स का ही किया ना, तो मुझे लगा कोई इस पे बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन लोगों ने बड़े मजे मजे के फनी से वो उस पर वो दिए थे अपने व्यूज। और उसमें मतलब लोग जो है ना बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। कि मैंने उनसे पूछा था कि आपको कौन सा एक्टर ज्यादा पसंद है, बॉलीवुड में क्या पसंद है, और फिर उस मूवी का डायलॉग का पूछ लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बड़े फ़नी-फ़नी इस पे जवाब दिए। लोगों जो बड़े पॉपुलर एक डायलॉग्स उनके हुआ करते थे। तो वो इस उस पर ना अ, एक मुझे अभी याद है, यहाँ पे मैं सुनाना चाहूँगी। वो अक्सर मतलब बड़ा वायरल है। एक मूवी का उनका डायलॉग है, "एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर सुहागिन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर।" तो इस पे लोगों ने बड़े मज़े-मज़े के कमेंट्स किए। तो इस शायद इस मुझे लगता है कि इस डायलॉग की वज़ह से कि मुझे था कि यहाँ पर लोग नहीं जानते होंगे इस तरह के, और मतलब मुझे लगता है कि नहीं जानते हो, मतलब कैसे उन्होंने फनीली जो उसको प्रोनाउंस किया कि मैं देखो मुझे आज भी ये डायलॉग याद है। तो वो बड़ा वायरल हुआ शायद, मुझे ऐसा लगता है उस वीडियो में। तो लोगों ने बड़े मज़े-मज़े के उसके नीचे कमेंट्स किए। वो एंटरटेनमेंट वाली बेसिकली एक वीडियो थी, वो कोई फनी कंटेंट नहीं था। अच्छा, आपने कहा कि आपकी बड़ी लर्निंग हुई इस प्रोसेस में, तो किन किन इश्यूज पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे आपकी कोई लर्निंग हुई, कश्मीर पे कोई लर्निंग हुई, तो जी। और कौन से लोग हैं जिनके साथ आपको ज़्यादा यूज़फुल लगा इस लिहाज से, जो इंटरेक्शन है या जिनके आप इंटरव्यू करती हैं या देखती हैं? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये जो फ़ोन रेज़ी है ना, ये कहीं पे भी किसी मुकाबिल भी कबूल नहीं है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो उधर हो। इंडिया हो या पाकिस्तान हो या किसी भी जगह पे, हमें इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, यानी कि टेररिज़्म को ख़त्म करना चाहिए। हमारी शुरू से लेकर, यानी कि जब से पाकिस्तान अ, वजूद में आया, तब से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक ये मसला रहा, यानी कि पाकिस्तान खुद भी इस चीज़ का जो है वो मतलब मुतासिर है टेररिज़्म से।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि नफ़रतें हम नफ़रतों की बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में इंडिया के रिलेटेड अगर कोई बात कर ले या कुछ इस तरह का हो, तो उसको गलत ही समझा जाता है सर, अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि लोगों में नफ़रतें हैं, सेंटिमेंट्स हैं अदर रिलिजन को लेकर क्योंकि सर ब पढ़ाया ही ये गया, सिखाया ही ये गया, जबकि मेरी सोच इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सर मैं कुछ वाक़यात आप मतलब हुँ, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है शेयर करूँगी कि जब मेरे फ़ादर बीमार थे, वो हॉस्पिटल थे, ये 2023 की मैं आपको बात बताती हूँ, तो हमारे अभी हम ये रिसेंट नए-नए ही शिफ्ट हुए यहाँ पर। उस वीडियो की वजह से उन्होंने भी जहाँ पे पहले रह रहे थे, उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन हमारा घर खाली कर दें, तो ये तो इस तरह की बातें सर हमने मतलब फ़ेस करनी पड़ी थी। तो हम लोगों ने जब नए आए तो मामा मैंने कहा कि हम लोगों ने ना सराउंडिंग में किसी लोगों से नहीं मिलना है क्योंकि पता नहीं कौन कैसा किस तरह के माइंडसेट का हो, क्या ना हो। तो हमारे सराउंडिंग में ना एक आंटी आती हैं क्योंकि हम लोगों ने ना घर में हेल्पर की ज़रूरत थी। तो उस दौरानिया में ना एक हेल्पर हमारे घर क्रिश्चियन थी जो काम करती थी। तो वो साथ वाली आंटी आईं, मैं अकेली थी घर पर उस दौरानिया में मेरी मदर हॉस्पिटल में थे। तो मुझे कहती हैं कि बेटा आप ना काम वाली चेंज कर लो क्योंकि आपके घर ना ये क्रिस्टन है, क्रिस्टन से आप लोग कैसे अपने बर्तन धुला लेते हो? आप कैसे ये कर लेते हो? मैंने तो ख़ैर उनको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ी थीं। लेकिन सर मोस्टली लोगों की सोच जो बड़े लोग हैं ना, सोच यही है लोगों की हुँ, हुँ, कि अदर रिलिजन के लोगों को गलत समझा जाना, उनको हकारत की निगाहों से देखना, उनको गलत समझा जाना और यही लोग जब बाहर उठ के जाते हैं तो उनकी सोच डिफरेंट होती है, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं सब। हुँ, हुँ, तो कैसे करवा सकते हो तुम लोग इसको चेंज करो और कोई और करो। तो मेरी मदर आई तो मैंने उनको कहा मम्मा इस रीज़न की बिना पर तो आप कभी भी ये ना करना कि आपने वो काम वाली चेंज करनी है या हेल्पर चेंज करनी है आपने। मुझे ये बिल्कुल अनएथिकल बात लगती है, तो वो आज भी हमारे घर वही काम कर रही हैं आंटी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की सोच वहाँ तक ही महदूद है कि अलग जो रिलिजन से या चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हिंदू तो ख़ैर मैंने आज तक नहीं लाहौर में किसी से मिली। मैं मतलब बड़ी सर्च करती हूँ कि मुझे कोई हिंदू मिले, मैं उससे बातचीत करूँगी भाई उसका क्या एक्सपीरियंस जा रहा है। लाहौर में तो ख़ैर मैंने नहीं देखा, अदर सिटीज़ में जाकर मैंने प्रोग्राम्स वैसे ही नहीं रिकॉर्ड सर करना चाहे क्योंकि मेरे एक आपको पता है कि एक सबके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो मेरे फ़ादर जैसे बीमार हैं, मैं नहीं कहीं और जाके कर सकती। तो फिर ये है कि मैंने यानी कि ये सबकी सोच इसी तरह की है कि लोगों को गलत समझना, लोगों को जज करना। हमारी सोसाइटी में बेसिकली जजमेंटल, एक्सट्रीमिस्ट वो जिहादी माइंडसेट के लोग ज़्यादा हैं। और सर देखिए बात ये है कि जिहादी माइंडसेट एक अलग साइड पे आजकल जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो अपने बच्चों को और जो एलीट क्लास तबका है जो अपने बच्चों के लिए जो बच्चों को अपने ग्रूम कर रहे हैं, जिस सोच के साथ ग्रूम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए ना, गरीब के बच्चे को भी वही तालीम मिलनी चाहिए और गरीब का बच्चा भी उसी प्लेटफॉर्म पे आके काम करे ना, उसको भी वही मौके फराहम करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं सर और बाकी एक और भी एक्सपीरियंस है, मैं रोड शो किया करती थी सर तो मैं 2019 में आपको बात बताती हूँ, तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते थे। मैं कभी उनको तब काउंटर नहीं करती थी जब मैंने 19 में स्टार्ट किया ना कि मैं करती हूँ। तो मैं हैरान होती थी सर कि लोगों की सोच इस तरह है कि हम इंडिया के खिलाफ जो है वो जिहाद करेंगे। सर मुझे ये बताएँ चलें ठीक है, एक कौन-सी थ्योरी में जो एक वायलेंस है वो कामयाब हुआ कभी? कोई भी हम देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में वायलेंस कभी भी कामयाब नहीं हुआ और कभी भी वो सोसाइटी कामयाब नहीं हुई। तो क्यों ना हम कुछ पॉज़िटिव करें अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत तवज्जो दें। अपने मुतालिया पाकिस्तान जो कि मुझे लगता है कि हमें हर प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस करना चाहिए। अ, उसको चेंज करने की ज़रूरत है और चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडल क्लास फैमिली से हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो एलीट क्लास में आए, सबके लिए एजुकेशन निज़ाम एक जैसा होना चाहिए और सबके मेरिट जो है ना वो मतलब सबको मेरिट की बिना पर आगे आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं सर जब हम इस पे और सबसे बड़ी बात सर कि जो यहाँ पर निसाब है हमें बाहर के ऑथर्स की बुक भी इधर पढ़ानी चाहिए बच्चों को ताकि बच्चों के ज़हन खुले। बच्चों को पता हो कि हमने सोसाइटी में करना क्या है। कन्फ्यूज़्ड माइंडसेट हैं हम लोगों के। इवन कि सर आज भी मैं मतलब हालाँकि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन सर इतना स्ट्रेस मैंने देखा है ना अपने आप में
अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए दोबारा कंटिन्यू करना यूट्यूब मैं ये समझती हूँ कि ये जहाद ही था मेरे लिए। सर अगर हम अपनी लैंग्वेज में जवाब दें कि यूट्यूब कंटिन्यू करना मेरे लिए इटसेल्फ एक जहाद था, जो कि मैंने कंटिन्यू किया इतने डिप्रेशन, इतने प्रेशर के बाद सर। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं सर। लोगों ने बड़े लोगों के रवैये तब उस दौरानी में पता चले, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीएचडी करने के लिए सर बाहर जाऊँगी मैं। अ, एक्सप्लोर करूँगी चीज़ों को सर अपने कंट्री के लिए। ये नहीं कि मैं वहाँ जाकर अपने कंट्री को भूल जाऊँगी, वहाँ जाके गालियाँ दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। सर आज भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे या आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मैं यही करूँगी कि मैं अपने कंट्री के लिए काम करूँगी, और वो कैसे? अपनी कंट्री की एजुकेशन को जो है वो करूँगी, प्रमोट करूँगी, और सर अपने मतलब जो लोगों के माइंडसेट है, रिसर्च की तरफ लेकर आऊँगी, इन चीज़ों को प्रमोट करूँगी। तो सर मेरा ये सोच है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को ऐसा जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो नफ़रतों को छोड़कर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की बजाय बल्कि वो रिसर्च में आगे आएँ, टेक्नोलॉजी में आगे आएँ। तो ये यही इसी की लाइफ़ है ना सर, आगे तो यही सब कुछ है, नहीं तो हम पीछे रह जाएँगे। और सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंडिया से नफ़रतें छोड़कर बल्कि खुद पे फ़ोकस करना चाहिए, और टेबल टॉक होनी चाहिए सर। और जो कि मुझे लगता है कि नहीं होती, टेररिज़्म इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में कि इंडिया जो है वो टेररिज़्म फैलाता है, जबकि इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान टेररिज़्म फैलाता है। बहुत सारी ऐसी तंज़ीमें यहाँ पे बनी हैं जो कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं टेररिज़्म को प्रमोट करने में या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने में, जिस पे हमें काबू पाना चाहिए, बल्कि अपने आप को दूसरों के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। ये मेरा माइंडसेट है सर। अच्छा, एफआईए जो है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके हाथों भी आपको कुछ हरासमेंट का सामना करना पड़ा, कुछ मुश्किलात हुई, तो वो अब मरहला गुजर गया है, अब तो कोई तंग नहीं करता उनकी तरफ से? सर चैनल ही ब्लॉक हो गया, किसने क्या तंग करना है। लेकिन सर वो ज़रूर हम लोगों को नोटिसेज़ आए थे, ये वाक़या तो हुआ था। क्योंकि सर हम जिस कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो बहुत रेयरली लोग, अगर कोई एक आम मामूली सा इंसान समझे, तो वो देखेगा तो वो कहेगा कि यार ये क्यों इंडिया की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं? ये क्यों इंडिया को इतना प्रमोट कर रहे हैं? मतलब ये उनका माइंडसेट होगा ना कि क्यों ये कोई इसकी, मुझे लगता है ये रॉ कि सर मुझे तो यही नहीं समझ आता मैं कौन-सी एजेंसी के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ के लोग मुझे कहते हैं मैं रॉ के लिए काम कर रही हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं आईएसआई के लिए काम करती हूँ। मुझे यही हम्म। नहीं समझ आता मैं किसके लिए काम करती हूँ, किसके लिए नहीं काम करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसानियत के लिए काम करती हूँ और पॉज़िटिविटी के लिए काम करती हूँ, और सर मेरी सोच बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, और जो कि मैं कभी चेंज नहीं होने दूँगी। और जो ये एक रिजिड जो सोसाइटी बन गई हुई है ना, इनकी सोच चेंज करने के लिए अ, करोड़ों रिबाहा आ जाए या सर करोड़ों शकील चौधरी सर आ जाए, तो फिर शायद कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ सकती है, जिसे मतलब मुझे लगता है ना कि आपको पॉज़िटिवली थिंक करना चाहिए चीज़ों को, कि आखिर इसमें है क्या, क्या नहीं है। और सर रही बात एफआईए की, तो बहुत बार सर मतलब नोटिसेज़ आए, बुलाया भी गया, इंक्वायरी भी हुई सारे यूट्यूब चैनल सबकी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमसे डिस्कस हुई कि आप इस कंटेंट में क्यों काम करते हो? और ऑब्वियसली हम सर छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम पॉज़िटिव काम करते हैं, हमारा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ पॉज़िटिव वे में मकसद है। इंक्वायरी हुई, ऑब्वियसली उनको ये खदशा था कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई सीन तो नहीं है। तो जब इंक्वायरी हुई तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ अपना काम करो सारे बच्चे, उनको भी समझ आ गई हम जिसके पीछे सर मार रहे हैं, ये कोई हिसाब-किताब नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ भी नहीं लेना-देना इन चीज़ों से। तो बस उनकी एक इंक्वायरी थी। उन्होंने इंक्वायरी की और उनका जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, उन्होंने देख लिया कि ये बच्चे वैसे ही काम कर रहे हैं, तो ठीक है, करते रहो, क्या किसी का कुछ जा रहा है। तो उन्होंने ठीक है, और सर उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया, 1 महीना ही मुश्किल से मैंने काम किया होगा सर। मुझे तो लगता है ऐसे ही मेरे काम में कोई वो पनौती वाले मामला चल रहे हैं। चैनल ब्लॉक हो गया, चैनल ब्लॉक हुआ, वो जंग लग गई, लगनी नहीं चाहिए थी सर। बड़ा ही मेरा दिल बड़ा खराब हुआ कि ये इन्होंने क्यों वॉर वाली सिचुएशन की, वो हो गया। लेकिन सर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं, उन्होंने हमारे चैनल ब्लॉक किए, तो उनकी अपने पर्सनल कुछ पॉलिसीज़ थी। लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों ने अपने चैनल्स नए शुरू किए।
और जो कि एक पॉजिटिव काम है। और कहते हैं ना कि जब नीयत अच्छी हो तो सर आप ये ज़रूर, उस नीयत का फल आपको ज़रूर मिलता है। तो अभी भी हमारा चैनल चल रहा है और यकीनन उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएँगे। और कभी आप इंसान जितने अप्स एंड डाउन्स आएँगे ना, उतने आप निखरते जाओगे, मैं तो ये समझती हूँ। जो मैंने सुना, एक आपको ये भी कहा गया था कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को ना बुलाया करें आप, क्या सिर्फ उनकी पाबंदी लगाई गई थी या किसी और का भी कहा गया कि नहीं, उनको ना बुलाएं? नहीं, नहीं सर, वो बेसिकली ना मेरे चैनल पर तो ज़्यादा वही आते थे, अभी भी मैं उनको बुलाती हूँ अपने चैनल पर। वो बहुत ज़्यादा आते थे मेरे चैनल पर, तो मुझसे पूछते थे कि मतलब मुझसे पूछा क्या कि ये आपके चैनल पर आते हैं। खैर पाबंदी तो उन्होंने किसी पे भी नहीं लगाई सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे यहाँ पर, ठीक है? किसी को बुलाना और सर कोई भी आप मेरे वीडियोज़ निकाल कर देख लें, एजुकेटिव मतलब एजुकेशन के से रिलेटेड ही बात होती है ना, कि कोई कौन-सी आके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भई किसी को हर्ट करने वाली बात कर रहे हैं। तो सर मेरा तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहती हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, किसी का मतलब किसी के सेंटिमेंट्स हमारी बात से हर्ट नहीं होने चाहिए, चाहे वो इधर के लोग हैं, चाहे वो उधर के लोग हैं। हम पॉज़िटिव बात करते हैं। और अगर मैं पाकिस्तान से पैनलिस्ट को या मेजर साहब को मैं हमेशा ऐड करती हूँ और एडमायर करती हूँ सर, कि वो हमेशा यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी था। हाँ, मेरे फादर हो सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ पहले, यानी कि अब वॉजदाद उनके हिंदू हूँ, तो सर वो एडमिट करते हैं। मैं भी यहाँ पर ये बात कहती हूँ कि मैं जैसे पाकिस्तान की बेटी हूँ, वैसे मैं हिंदुस्तान की भी बेटी हूँ। मेजर साहब बहुत अच्छी और मुझे ऐसा लगता है कि सर जब से वो मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो मैं उनको उनसे बड़ा कुछ मैंने भी सीखा है। तो यानी कि एक डायलॉग होते हैं, जब मैं डॉक्टर साहब को ऐड करती हूँ, मैं मेजर साहब को ऐड करती हूँ, एक प्रोडक्टिव जो है वो एक डायलॉग्स कंडक्ट करवाती हूँ, जिससे लोग एनालिसिस कर सकते हैं। लोगों को पता चलता है इधर की बात क्या है, उधर की बात क्या है, दोनों तरह की बातें सर होनी चाहिए ना। पहले तो हम एक तरह से कर रहे थे, अब ज़्यादा अच्छा हो गया कि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे आए, पता चले। और अगर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आगे आए और उसको कैसे बेहतर किया जा सके। अगर हम में कुछ गलती है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सके। तो सर इस बात पे मैं मेजर साहब के बहुत हम्बली और बहुत वो पोलाइट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं सर, जो मैंने मेरे जो एनालिसिस है। तो मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, कि वो इतना पॉजिटिव थिंक करते हैं। सर हर इंसान की अपनी एक बाउंड्रीज़ भी होती हैं। वो बहुत अच्छा थिंक करते हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है, मतलब इंडिया को लेकर भी, और जिस तरह वो डिबेट में आकर सब उनकी बात भी सुनते हैं और बात सुन के उनको काउंटर भी करते हैं। तो ये सर एक ये बहुत पॉजिटिव बात है कि लोगों में समझने की पावर है, लोग समझते हैं, बड़ा अच्छा अपना एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मेजर साहब आते हैं तो वो एक बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। शुरू में सर हुआ था कि थोड़ा एडजस्टमेंट होने में हुई थी, कि आपको पता है कि जब आपस में तकरार भी हो जाती है इंसान की, किसी को किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आता, तो किसी को किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आता। लेकिन आहिस्ता इंसान समझता है, तो डायलॉग से चीजें सॉल्व होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जी। इसी तरह सर ये हमारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, इंडिया के लोगों की बात यहाँ पे रखी जाती है, पाकिस्तान के लोगों की बात रखी जाती है, जिसमें एक पॉजिटिव कंक्लूजन सामने आएगा एक दिन। और सेम गोज़ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी सर इसी तरह के डायलॉग्स होने चाहिए। टेबल टॉक होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट के दरमियान और उनकी गवर्नमेंट के दरमियान, तो जिससे एक हेल्दी और प्रोडक्टिव रिलेशन की बुनियाद रखी जा सके। आपने मेजर रज़ा की बात की, मैंने भी उनको कई दफ़ा बुलाया है, तो इट वाज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि बिल्कुल। डिस्पाइट हिज मिलिट्री बैकग्राउंड वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त भी करते हैं, सुनते भी हैं, क्रिटिसिज्म को भी सुनते हैं। इवन हमारे बहुत से लिबरल लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसिज्म और इख्तलाफ राय को पसंद नहीं करते। तो ये मैं भी उनको क्रेडिट दूंगा कि वो इख्तलाफ राय को, क्रिटिसिज्म को सुनते हैं और दोबारा भी आ जाते हैं। वरना मेरे शो बिल्कुल। पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी पेट्रियट्स हैं जो एक दफ़ा आ जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो बहरहाल मेजर साहब को ये क्रेडिट जाता है। और आपको पता है कि हमारे एक एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित साहब, हाँ जी सर, उनका मुझे मैंने पता है। इंटरव्यू किया था। उन्होंने फिर जो है मेरे जैसे जो इंडिपेंडेंट माइंडेड ब्लॉगर्स हैं, उनके खिलाफ एक वीडियो भी बनाया था और हुँ। उसमें उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाए कि जी ये जो लोग हैं ना, जो पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते, तो इनको गोया इंडिया की तरफ से पैसे मिलते हैं, वीकली हुँ। पेमेंट मिलती है और इनको ये भी एश्योरेंस होती है कि आपकी हर वीडियो जो है वो 1 लाख तक देखी जाएगी। तो सर मैंने वो फिर उनको, हाँ, मैंने उनको फिर ये ऑफ़र की थी कि जैसे मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो उस वक़्त वो 50-60 हज़ार पे था। मैंने कहा मेरा हुँ। तो ये इंटरव्यू भी लाख पे नहीं गया, तो हुँ। दूसरा जो है, जो मुझे वीकली पेमेंट मिलती है, वो आप रख लें और अपनी पेंशन मुझे दे दिया करें।
तो ये भी अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि इस तरह के सीनियर लोग जो हैं वो भी इस तरह के बेसलेस इल्जामात लगाने से नहीं चूकते। जी, आप कुछ सर कह वो रही थी? सर वो तो इंडियन चैनल पर बैठे होते हैं। मैं आए दिन देखती हूँ कि वो वहाँ पे बैठकर उनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होता है उन्होंने। तो हम्म, वो उन्हीं को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा लिबरल इंसान को होना चाहिए, पॉज़िटिव बात करनी चाहिए। कब तक हम हम्म। नेगेटिव बात करते रहेंगे सर? पॉज़िटिव चीज़ करके भी आप अगले का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, कि ना कि आप छुरी, वो कहते हैं चाकू पकड़ लो, तलवारें पकड़ लो और अगले की गर्दन काट दो। हाँ भई, तुमने करना है कि नहीं करना? तो भाई बस वहीं पे बात खत्म हो जाए। नहीं, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना चाहिए ना, कि अगर आपको ये यकीन है कि आपका नैरेटिव स्ट्रांग है तो फिर आपको क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। घबराएंगे तो अब तब ना आपको लगे कि यार आपका जो नैरेटिव है ना वो पंक्चर हो रहा है, उसमें जनाब जो है कोई वीकनेसेस हैं उनको एक्सपोज किया जा रहा है, फिर आप घबराएंगे ना। अगर ऐसे आपको एतमाद है, कॉन्फिडेंस है कि आपका नैरेटिव स्ट्रांग है, तो फिर आप इस तरह की बात क्यों करेंगे? तो बिल्कुल। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स, कोई बात रह गई हो तो कीजिएगा प्लीज। सर मैं यही कहना चाहूँगी, एक बात मिस हो गई कि जब मैंने 19 में रोड शोज़ किए या 20 में या 21 में रोड शोज़ किए, उसमें लेकर अब की बात अगर मैं देखूँ, तो लोगों के ओपिनियन में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आया है। पहले वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, लिटरली गालियाँ देते थे सर, लिटरली गालियाँ देते थे। और 2024 में, 23 में मैं लोगों के जब ओपिनियन देखती थी सर, तो काफ़ी चेंज था। लोग एडमायर करते हैं इस बात को कि इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज़ या इंडिया जो है वो इकोनॉमी वाइज़ बहुत आगे जा रहा है। तो हमें अपने मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए जिस तरह वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा सर यही मैसेज है, मैं किसी की नेगेटिव चीज़ में नहीं आगे आती। हमेशा पॉज़िटिव बात करूँगी, और पॉज़िटिव बात यही है कि सर हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी हमारी यूथ आगे आके बेहतर हो सकेगी। हमें अपने ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करवाने चाहिए जिसमें उनके प्रोफेसर्स हमारे यहाँ आकर जो है वो इस तरह जो है वो प्रोग्राम्स करें लोगों को। मतलब आपको पता है कि दोनों के दरमियान जब कम्युनिकेशन होगी प्रोफेसर के दरमियान, तो एक अलग चीज़ सामने आएगी, ना कि हम जो हैं वो एक अपनी सोच को लिमिटेड रख लें। तो सर ये एक सोचने की बात है, ये एक सवालिया निशान है। मेरा रिक्वेस्ट भी है अपनी गवर्नमेंट से कि वो ज़रूर इस पर थिंक करें, टेक्नोलॉजी बनाएँ, इस तरह के इदारे बनाएँ, और इदारे बनाने के साथ-साथ कुछ ऐसे प्रोफ़ेसर्स आगे लेकर आएँ, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ हों, ताकि वो यहाँ पर आकर जब बच्चों को तालीम दें या उनको सेशंस दें, उनको एक प्रोडक्टिव, उनके दिमाग, वो कहते हैं ना दिमाग की नसें भी खुलनी चाहिए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो माएँ उनको मालिश करती हैं कि इनके दिमाग की नसें, इनके जिस्म की वो जो एक बुनियाद है, वो अच्छी बन जाए, ताकि इनकी हड्डियाँ मज़बूत हों। तो उनको मालिश करती हैं धूप में बिठाकर। तो क्यों इस तरह की वो औरतें क्यों करती हैं? वो दाइयाँ नहीं होती, वो करती हैं इस तरह की हरकतें। तो वो क्यों करती हैं? कि हमारा बच्चा मज़बूत हो सके। तो इसी तरह आप उनके दिमाग को भी खोलें। उसी तरह आप अपने बच्चों के दिमाग की, मतलब मुझे ऐसा लगता है उनकी ग्रोथ के लिए आगे प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। और मुझे लगता है सर, एनवायरनमेंट से कोई भी बच्चा, वो कहते हैं कि कमतर नहीं होता, दिमागी तौर पे पैदल नहीं होता सर। अगर एनवायरनमेंट उसको अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो ज़रूर वो इनोवेशन की तरफ आगे आएगा। तो सर मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और मैं तो बड़े अरसे से यूट्यूब पे आने से पहले भी इस चीज़ का हामी हूँ, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, लोगों से बात करता था, फेसबुक पे लिखता था कि हमें इंडिया का मुकाबला सिर्फ डिफेंस के एरिया में नहीं करना चाहिए कि जी उनके पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने तो होने ही चाहिए, उनके पास इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने होने ही चाहिए। भाई और भी मैदान है मुकाबले के ना। तो आप ये बिल्कुल। क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की हुई है, वहाँ पे कितने लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल। कितने करते हैं। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वहाँ पे अगर उन्होंने 15-20 साल में गुर्बत में जो है, मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स देखे हैं कि 41 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। तो हम क्यों नहीं इस तरह की काम में इंडिया का मुकाबला करते कि चले उन्होंने 40 करोड़ निकाला, हम 10 करोड़ को ही गुर्बत से निकाल दें। हमारे यहाँ बिल्कुल। तो उल्टा हो रहा है कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है। तो ये जो हमारे थिंकिंग सेक्शन है, हमारे सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको तो ये क्वेश्चन उठाने चाहिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंच जाए
हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक भी ये बात पहुंचे कि और भी मैदान हैं, उनमें भी हमें मुकाबला करना चाहिए। तो बिल्कुल। सिर्फ डिफेंस का जो है ना एरिया, उसमें हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए। और ये भी मैं बताऊं कि इंडिया आपको खा नहीं जाएगा। जैसे आपको याद है कि एयर मार्शल असगर खान जो कहा करते थे कि जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। हमारी टेक्स्ट बुक्स क्या पढ़ाती हैं? बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। भाई आपका इतना एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर वो क्या कह रहा है, उसकी बात को आप तवज्जो नहीं दे रहे, और आप जो है बच्चों के ज़हन में ये डाल रहे हो, नफरत डाल रहे हो कि जी बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। इस तरह की जब आप चीज़ें पढ़ाएंगे टेक्स्ट बुक्स में, तो फिर आप अमन की उम्मीद तो नहीं रख सकते। फिर तो आप जो है एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे जो नफरत ही करती होगी, और नफरत से जो है कोई मसला हल नहीं होता। हमें नफरत से नफरत करनी चाहिए, ना कि नफरत पालनी चाहिए। थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच रिबाहा, थैंक यू इट वॉज सर, ग्रेट बहुत बहुत टॉकिंग टू शुक्रिया। यू। थैंक यू सो मच सर, आपका भी शुक्रिया।